वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपका जो बहुत दिनों से डिमांड था कि न्यू स्टूडेंट्स आखिर शुरुआत कैसे करें मैथमेटिक्स क्वांट पढ़ना, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने लिख करके पीडीएफ बनाया है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देखेंगे कि वो स्ट्रेटेजी कैसे है। चैप्टर वाइज डिफरेंट सेक्शन मैथमेटिक्स के जो हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं, प्री के लिए कौन है, मेन के लिए कौन है, अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, किस पर कितना जोर देना है, कितनी संभावनाएं हैं पास करने की, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आज का ये वीडियो है। जो भी स्पेशली बैंक, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अप्रोच की बात करूंगा, अप्रोच के डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करूंगा, लेकिन लास्ट में करूंगा। पहले मैं आप में चैप्टर के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा कर देता हूं कि आखिर क्वांट में पढ़ना क्या है, कहां से कैसे। ठीक है, इसलिए इस पर बाद में चलेंगे। एक डिफरेंस रहेगा, जब किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं तो ये कहता हूं कि आप 3 मंथ्स अगर है एग्जाम में तो उससे पहले अभी से 1 मंथ आप मेन पर 80% वेटेज दीजिए, ये मैं कहता हूं, 20% प्री पर। और सेकंड में एक तरह से उलट जाता है, 20% सेकंड मंथ अभी से, 20% मेन पर और 80% प्री पर, और थर्ड मंथ यानी एग्जाम से पहले का 1 मंथ ओनली प्री। जब भी मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं ये बात कहता हूं, लेकिन आज मैं उस पर बात करने नहीं जा रहा। 3 महीने की स्ट्रेटेजी बना के पास किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? हम इजी वे में क्यों न लें? ऐसा कुछ ही स्टूडेंट कर पाते हैं और ऐसे 3 मंथ्स दर्जनों पार हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मिलिए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमेशा उन्होंने एग्ज़ाम को देख के फॉर्म फिलअप करने के बाद पढ़ना शुरू किया। आज मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो 6 मंथ्स की है। करने वाला स्टूडेंट उससे पहले भी कर सकता है, उससे बाद भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है जॉब आपको 6 महीने बाद मिले, 8 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, 2 साल बाद मिले तो फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ मंथ इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार में सिलेक्शन हो तो कितना मजा आएगा बताइए। तो एग्जाम देने के लिए जाना और फेल होना बड़ी मानसिक पीड़ा होती है। इस पीड़ा को हम होने ही क्यों दें? एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों ना पास करें? ढेर सारे एग्जाम क्यों दें, मुझे बताइए। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस है। हाउ टू वॉच माई वीडियोज, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी उसे देखते भी हैं, उसको देखिए। उसमें मैंने ऑर्डर बताया था। आज मैं और डिटेल बात करने वाला हूं, मतलब पूरा एक्सप्लोर करूंगा सारे चैप्टर्स को। तो पढ़ने का ऑर्डर क्या होगा इस पर मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं। उसके पहले मैं कहता हूं कि वो चैप्टर जिनका बेसिक रोल है पूरे क्वांट में, पूरे मैथमेटिक्स में, वो मैं इन 4 चैप्टर्स का नाम लेता हूं। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन के बिना तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड, how to square, how to cube, square root, cube root, etc. क्वेश्चन इससे नहीं आते, आते भी हैं, पर मेरा कहना नहीं भी आए तो क्या? कोई भी एग्जाम इन कैलकुलेशन के बिना होगा? कोई भी चैप्टर, कोई भी सम इन कैलकुलेशंस के बिना होगा? लिटरेचर में जो ABCD का स्थान है, अल्फाबेट्स का स्थान है, पूरे क्वांट्स के ये अल्फाबेट्स हैं। बेसिक कैलकुलेशन,
जब तक इस पर कमांड न हो आप आगे न बढ़ें। आप उत्साह से लबरेज हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। मेरा जो प्लेलिस्ट है YouTube पर बेसिक कैलकुलेशन का, मतलब आपको मैथमेटिक्स में मजा आ जाएगा। इसके बाद परसेंटेज का मेरा अपना डेफिनेशन है। लोग परसेंटेज को वैल्यू ही नहीं देते कि ये तो क्लास 5 से पढ़ रहे हैं। भाई तो 10 के बाहर का कौन चैप्टर है, सब तो क्लास 10 तक पढ़ चुके। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मैं 1 घंटे तक शुरू में परसेंटेज पर भाषण देता हूं। व्हाट इज परसेंटेज, एक्सप्लोर करता हूं। परसेंटेज का जो पहला वीडियो मेरा है, इसीलिए वो हमेशा स्टूडेंट देखते रहते हैं, मैं देखता हूं, उसका व्यूज सबसे ज्यादा रहता है। और बेसिक कैलकुलेशन 1 का भी, क्योंकि उस 1 घंटे के लेक्चर के बाद बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। इसीलिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में परसेंटेज को कैसे यूज किया जाए वो है। परसेंटेज हर चैप्टर में रहेगा ही रहेगा। वन ऑफ द बेसिक चैप्टर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। एवरेज से क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे परसेंटेज से भी जरूर आता है, प्री में, मेन में, तरह तरह से, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस उस क्वेश्चन से ज्यादा है। किसी क्वेश्चन में एवरेज निकालने के लिए कहा जाए, मैं नहीं निकालूंगा। किसी क्वेश्चन में एवरेज नहीं निकालने के लिए कहा जाए, मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन जल्दी बनता है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, डंडे को तोड़ के गड्ढे में डाल दीजिए तो लेवल न हो जाए। That level is said to be average। इस एक लाइन के डेफिनेशन से बाहर एवरेज का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको विनिंग अप्रोच देगा। डीआई में मेन में करीब 25 क्वेश्चन तक आते हैं और प्री में 10 क्वेश्चन। 25 में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एवरेज का इस्तेमाल होगा। ये इंपॉर्टेंस है। अगर पास करना है, क्वांट पर कमांड हासिल करना है, लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एवरेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और वो गड्ढा डंडा वाला कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए। मेथड ऑफ एलिगेशन, इससे भी क्वेश्चन जरूर आता है। मिक्सचर के रूप में लिखा रहता है, लेकिन मिक्सचर और एलिगेशन में सिमिलरिटी है 90%, पर डिफरेंस है। मिक्सचर का हर क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं बनेगा, एलिगेशन के अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन एलिगेशन जिन क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, मिक्सचर देखता रह जाएगा। इस डिफरेंस को समझना जरूरी है। मैंने मेथड ऑफ एलिगेशन को एक्सप्लोर किया है जैसा किसी बुक में भी नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कहां तक इसका यूज किया जाना चाहिए, कब इसके बिना भी काम चलेगा, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है अपने प्लेलिस्ट में। इसलिए उसके वीडियोस को जितना चाहे आप देखें उस प्लेलिस्ट में जाकर के। आज के समय में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। पूरा का पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन एलिगेशन पर बेस हो जाता है। 5 या 6 क्वेश्चन एलिगेशन से आ गए। चैप्टर की क्वेश्चन जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। एवरेज भी रेट है, परसेंटेज भी रेट है, सिंपल इंटरेस्ट में भी रेट है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेट है, रेशियो प्रोपोर्शन भी रेट है, नंबर सिस्टम में भी रेट्स होते हैं। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। ये एरिया है, इसका एरिया इतना बड़ा है, एनालिसिस करने के लिए इतना ज्यादा स्कोप है कि नया जो बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न है बदलता हुआ, उसने इसको कैच कर लिया है और अब डीआई इस पर आने लगे। ऐसे पढ़ना है ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा इन पर कमांड हासिल करना जरूरी है, स्पेशली तभी मैथमेटिक्स पर कमांड होगा। हाँ, पढ़ने के ख्याल से पहला चैप्टर बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद
ये भी ऑर्डर नहीं, ऑर्डर में बताता हूं। अगर आप बोलेंगे क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है जिन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, तो ये है। अब पढ़ने का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, मेरा जो अप्रोच रहा है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट चैप्टर बेसिक कैलकुलेशन, देखिए पीछे लिखे थे। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, इसके बाद पार्टनरशिप, फिर एवरेज, फिर परसेंटेज, फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ऑर्डर नहीं टूटेगा, इतने चैप्टर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जो सिचुएशन बदला है, पहले जो मैंने बनाया था उसमें भी ये बात कही थी, पर उसको थोड़ा और मैं इंप्रूव कर रहा हूं कि मेथड ऑफ एलिगेशन को यहां पर ले आइए। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद मेथड ऑफ एलिगेशन को ले आइए। ये तो इंपॉर्टेंस के आधार पर है, ऑर्डर के आधार पर नहीं। और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 5 चैप्टर्स का ये जो ग्रुप है, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रेन, बोटन स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न, इस पर कमांड कीजिएगा तो लगेगा हाफ कोर्स हो गया हमारा, आधा कोर्स हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ख्याल से, लेकिन इंपॉर्टेंस के ख्याल से तो 75% हो गया। मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस के ख्याल से 75% हो गया। उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को जोड़ लीजिए। मेन एग्जाम में सेप के ख्याल से डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट, सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और डेटा इनइक्वालिटी, ये आते हैं। पर इनमें क्या आते हैं, कैसे करना है, ये मैं आगे बात कर रहा हूं। मेंसुरेशन जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अवश्य आता है। इससे स्टूडेंट भागते हैं, इससे भागते हैं, और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से भागते हैं। पर आपको पता है जहां समस्या है वहीं अवसर है। जहां सब भागते हैं वहां आप रुक गए ना तो विन, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जो दूसरों से आगे निकलेगा वही तो जीतेगा। ये चैप्टर्स मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आपको दूसरों से आगे रखते हैं। उसमें आप मेथड ऑफ एलिगेशन को भी जोड़ सकते हैं, जो नया ज्यादा इंपॉर्टेंट होकर के उभरा है। ठीक है। हाँ, मैं ऑर्डर की बात कर देता हूं। जो मैंने कहा कि उसके बाद आप ये ले लीजिए और फिर आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेंसुरेशन पढ़िए, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, चाहे आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िए, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे। अपने इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा आगे रखना है और उसके मुताबिक पढ़ना है। ठीक है। देखिए, SBI PO और IBPS PO मेन एग्जाम को सामने रख करके मैं बात कर रहा हूं कि उसमें जो मैथमेटिक्स का नाम होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब DI नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस इनइक्वालिटी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और अब क्वांटिटी 3 भी आने लगा है। नंबर सीरीज वहां भी था, डेटा इनइक्वालिटी। जहां तक था का सवाल है, ये सभी प्री में भी आते हैं। क्वेश्चन के लेवल में, उसके नेचर में डिफरेंस है प्री और मेन के। डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके टाइप्स पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है। पहले ये नंबर देख लीजिए, फिर एक एक करके मैं बात करता हूं। ठीक है। नंबर सीरीज, सिंगल नंबर सीरीज प्री में आता है। मेन में भी पहले ऐसा ही आता था, रॉन्ग नंबर सीरीज आना शुरू हुआ। अब ये डबल या ट्रिपल सीरीज, 3 लेयर, 2 लेयर सीरीज आने लगे हैं। नया अवतार है नंबर सीरीज का मेन एग्जाम में। ठीक है, नए फॉर्म में। देखिए, मेन एग्जाम के ख्याल से मैं आपको एक रोड मैप बताता हूं। रोड मैप, क्योंकि प्री एग्जाम में और मेन एग्जाम में जो डिफरेंस है, उसी के आधार पर यह स्ट्रैटेजी भी तय होती है। प्री एग्जाम में सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट
टेक्निक को समझ के थोड़ा कम डेप्थ वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बहुत है, वर्टिकल नहीं है, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग होता है सिलेक्शन। सब जगह से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े आसान होते हैं, सारे स्टूडेंट बनाते हैं। मेन एग्जाम लो स्कोरिंग होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन डेप्थ में पढ़ना है। कितना पढ़ना है वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, वो कितना पढ़ सका। मैं रास्ता बताता हूँ, स्टेप बताता हूँ। मेन एग्जाम में 2017 में तो 3 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो गया था SBI PO में। उसके बाद भी IBPS का था तो 4 में हो गया था। 10 क्वेश्चन बना ले तो उसका तो श्योर सिलेक्शन है 35 में। तो आप सोचिए कि कम पढ़ें और धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाएं। टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बॉटन स्ट्रीम ये एक सेक्शन है, और टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स सिस्टर दूसरा सेक्शन है। ये 2 सेक्शन अगर आप कर लेते हैं तो एक तरह से आप लगभग क्वालिफाई करने की स्थिति में आ गए। बस उसमें थोड़ा ऐड ऑन होना है, समझ लीजिए, लगभग पास करने की स्थिति में आ गए। क्योंकि इनसे DI एंड कैसलेट दोनों में से कम एक अवश्य होगा, दोनों भी हो सकता है। अगर दोनों हुआ तो डेटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस इनइक्वालिटी में शायद ना हो, लेकिन अगर एक हुआ तो इन सब जगह होगा। यानी 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 भी हो सकते हैं, ऐसा ये सेक्शन है। अच्छा, मैं यहां एक और बात कहता हूं, इसको पढ़ने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ये तीनों ही चैप्टर मैं एक अप्रोच बताता हूं। जो स्पीड का डेफिनेशन है बस वही सब कुछ है। मैंने स्पीड के डेफिनेशन को एक्सप्लोर कर दिया, चैप्टर ही इजी हो जाएगा। एवरेज स्पीड, जनरल स्पीड के अलावा एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड और रिजल्टेंट स्पीड। सिंपल स्पीड के अलावा ये 3 स्पीड्स पढ़ने हैं। आप थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंस। पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िए, तो उसमें सिंपल स्पीड के अलावा एवरेज स्पीड का इस्तेमाल होगा और कभी कभी रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल भी करेंगे, फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में करें, लेकिन ट्रेन में रिलेटिव स्पीड के बिना चलेगा ही नहीं, सारे स्पीड चाहिए, रिलेटिव स्पीड मस्ट। और बोट एंड स्ट्रीम में सारे स्पीड चाहिए प्लस एक नया रिजल्टेंट स्पीड ऐड होगा। बोलिए चैप्टर इजी लगा कि नहीं? इसमें एक्सेलेरेशन होता ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड होता है, जब चलेंगे एक ही रेट से चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम होगा? कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना अभी इस वीडियो का मकसद नहीं है, लेकिन आपको रास्ता दिखाना तो है इस वीडियो का मकसद। टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम बड़ा मुश्किल होता है, पर मेरे स्टूडेंट तो बड़ा एंजॉय करते हैं। इसमें जो यूनिट वर्क मेथड है शानदार है, बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम धराशायी कर देता है। वो 5 चैप्टर कर लेने के बाद फिर कदम आगे बढ़ाइए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इससे और कहीं इससे ना आया तो एक पार्टनरशिप को ऐड कर लेते हैं। इस 3 चैप्टर से DI या कैसलेट ना आए, ये हो नहीं सकता। 2 या 3 क्वेश्चन का 1 या 2 सेट आएगा। यानी वो 5 चैप्टर्स के अलावा ये 3 अगर कर लिए तो पास करने की गारंटी है, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी चेंज हो जाए। आपको समय मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। फिर मेंसुरेशन करेंगे, क्योंकि इससे भी कैसलेट आने लगा है। सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। DI नहीं आया तो कैसलेट आएगा, इसका चांस बनेगा, लेकिन अब हर किसी से नहीं आ जाएगा। सिंपल टेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप और प्रोबेबिलिटी, अगर हम इतना को जोड़ दें, ये 5 चैप्टर्स, इससे 2 की गारंटी है कैसलेट। 3 कैसलेट भी हो सकता है, 3 नहीं हुआ तो एक DI हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए सक्सेस तय है अगर यहां तक आपने कर लिया तो। मेन एग्जाम में जो स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि उन्होंने इतने सारे प्री एग्जाम निकाले, मेन में अपीयर हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे स्पेशली मेरा कहना है ये रास्ता है आपका।
बेवजह का प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर मत जाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाइए। मैं कहता हूं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व लगातार करके दे रहा हूं, उस पर जिनका कमांड हो गया, कमांड ऐसे नहीं होगा। कमांड होने के लिए पहले चैप्टर पर कमांड होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इन क्वेश्चंस पर जिनका कमांड हो गया उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं और कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में जो मेन एग्जाम में है, क्वेश्चन का फॉर्म आजकल थोड़ा बदल रहा है। डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा इनइक्वालिटी, ये दो इंपॉर्टेंट है। और दरअसल क्या हो रहा है, डेटा सफिशिएंसी विथ डेटा इनइक्वालिटी ये आ रहा है, क्वेश्चन में ही रहेगा। आजकल डीआई का सेप भी बदल रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन में ही डेटा सफिशिएंसी भी आ रहे हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन में ही डेटा इनइक्वालिटी भी आ रहे हैं। लेकिन पैटर्न कुछ भी बदले क्या होता है, अगर किसी को डेटा इनइक्वालिटी बनाना आता है, डेटा सफिशिएंसी बनाना आता है, चैप्टर पर कमांड है, एप्लीकेशन आता है, तो उसे तो विशेष फायदा है, क्योंकि वो दूसरों से आगे निकलेगा। इस स्थिति में जो फॉर्मूला लोग रटे हुए हैं, फॉर्मूला रटना तो सॉल्यूशन ही नहीं है। आपको तो कंसेप्ट चाहिए चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन बिना पेन पेपर के भी बनने लगेंगे। फॉर्मूला में तो वैल्यूज रखिएगा, ये टेक्निक आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। डीआई का जो डिफरेंट टाइप है, एनालिटिकल डीआई, इंफॉर्मेशन लिखा, टेबल भी दिया और भी चीजें दी हुई, उसको एनालाइज कीजिए और फिर उसके मुताबिक आप सॉल्व कीजिए। फनल डीआई, राडा डीआई, डॉटेड डीआई, न्यू टाइप ऑफ लाइन डायग्राम, बॉक्सेस डीआई आने लगे हैं। चैप्टर बेस्ड डीआई पहले नहीं आता था, अब एक तो पक्का रहता है। चैप्टर्स कौन से? टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पर तो पहले से आता था, एंड मेथड ऑफ एलिगेशन। ये डीआई के चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मिसिंग डीआई पहले एक मिसिंग डीआई होता था, सॉल्व करते थे, अब नेचर बदला। डबल फिगर डीआई, ट्रिपल फिगर डीआई, डबल पाई डायग्राम के साथ डीआई, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम, देन टेबल, जहां टेबल मिसिंग फॉर्म में टेबल। चैप्टर बेस्ड डीआई में मिसिंग डीआई, राडा डीआई में मिसिंग डीआई, फनल डीआई में मिसिंग डीआई, क्योंकि डबल फिगर डीआई विथ टेबल, वहां पर मिसिंग है डेटा। लाइन ग्राफ, टेबल डीआई, पाई डायग्राम, डबल फिगर डीआई और भी नई तरह के डीआई को सॉल्व करने का अलग ही तरीका होता है। वो अप्रोच डेवलप हो गया, डीआई आपके सक्सेस का आधार बन जाएगा। प्री में तो लीड दिलाएगा ही, मेन में तो सीधा पास ही करा देगा। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट बड़ा परेशान रहते हैं, ये उनकी कमजोर नस है। पर जहां पर संकट होता है वहीं पर सफलता के नए द्वार भी खुलते हैं, एक अवसर भी होता है। चैप्टर के क्वेश्चन जब चैप्टर पर कमांड हो गया, जैसा कि मैंने शुरू से कहा था, उनको क्या प्रॉब्लम होगा मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में, पर बोर्ड चाहता है कि स्टूडेंट रटे नहीं, और इसीलिए उसने शेप लगातार बदले हैं। क्लोज टेस्ट फॉर्म है। एक एसबीआई क्लर्क के मेन एग्जाम में आया था, 4 चैप्टर्स थे। एक व्यक्ति है, जिम में जाता है, आना जाना होता है, स्पीड पूछता है, घर आता है, फिर ऑफिस जाता है, वहां पर वर्क देता है, कितना वर्क हुआ, वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर घर वापस आता है, गेम खेलता है, कितने तरीके से डाइस फेंक सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी भी हुआ। 4 चैप्टर के क्वेश्चन एक कैसलेट में थे, क्लोज टेस्ट फॉर्म में।
डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने बात की ही, जिसको चैप्टर बेस्ड डीआई कहते हैं। चैप्टर बेस्ड डीआई जिसमें कि मिससेलेनियस यानी चैप्टर की क्वेश्चंस होंगी। कैसलेट पहले एक परंपरागत होता था, यूजुअल, जिसमें जस्ट टेबुलर शेप में डाल देते थे, डेटा को अरेंज कर देते थे, और कभी कभी वो वेन डायग्राम का यूज होता था। अब वेन डायग्राम ज़्यादा आने लगा है और चैप्टर के क्वेश्चन दरअसल कैसलेट शेप में पूछे जाने लगे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और फिर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हैं, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप है। हर जगह क्वेश्चन का जो नेचर है मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का, वो होता जा रहा है कैसलेट इस फॉर्म में। और डेटा इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन है दरअसल वो भी चैप्टर आधारित होता जा रहा है। जो नया फॉर्म मिससेलेनियस इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। अब मैं अप्रोच पर बात करता हूं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी। सबसे पहली बात है बी ऑप्टिमिस्टिक। आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपका कैरियर तय होना है और इसके लिए आप पढ़ने जा रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करना तो शुरू से ही व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य रहा है, इसलिए इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। आप बोलेंगे मैं तो जॉब के लिए पढ़ रहा हूं, जॉब न मिला तो पढ़ने से फायदा? पहली बात, पढ़ने से तो फायदा है। आपने बचपन से जब कभी जो कुछ भी पढ़ा सीखा, सब कहीं ना कहीं ऐड ऑन होगा। यानी ये आपकी अंतिम लड़ाई नहीं है। ये जॉब नहीं तो कोई जॉब, ये पढ़ाई हर जगह काम आएगी। लेकिन दूसरी बात, सक्सेस तो तय है, सफलता ना मिले ये तो हो नहीं सकता। 25+ इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कह रहा हूं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं मेरे, लाख की संख्या में स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। ऑनलाइन लाखों स्टूडेंट्स मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने जिस स्टूडेंट को देखकर कह दिया कि आपका रिजल्ट होना है, उनका तो होना है। आप जानते हैं ऑनलाइन में मैं तो आपको देखता नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मिला नहीं, आप मुझसे मिले नहीं, बस आप कमेंट्स करते हैं और आपको शायद पता भी नहीं कि मैंने तो आपको पढ़ लिया। आपका व्यक्तित्व नहीं छिपेगा, आपकी अच्छाई और बुराई तक मुझे पता चल जाएगी। आप कितना पढ़ते हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आप सोच सकते हैं। ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जानता हूं अपने स्टूडेंट्स को जो रोज कमेंट करते हैं, रोज 2-3 कमेंट जरूर करते हैं, उनको मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनमें कम से कम 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन अगले 3 से 4 महीने में होने वाला है। हाँ, एग्जाम हो जाना चाहिए। जब भी एग्जाम होगा, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो पास करने जा रहे हैं। वो किस स्थिति में है मुझे पता है। जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे चले। मैंने कहा ऑनलाइन टेस्ट छोड़ दीजिए, उन्होंने छोड़ दिया। वो कभी नहीं देते। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट पर भी मैं बताने वाला हूं कि दरअसल मैं क्या चाहता हूं और मेरी उस पर क्या राय है, ये मैं बताने वाला हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड भी इसीलिए है क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, एक अच्छा काम करने जा रहे हैं और सक्सेस मिलेगा। आप मुझ पर विश्वास करके चलिए, सक्सेस तो मिलेगा। राइट अप्रोच का मतलब यह है कि क्वांट को पढ़ने का अलग ही तरीका होता है। फॉर्मूले का नाम मैथमेटिक्स नहीं है। फॉर्मूला जब रटेंगे तो रटना किसको अच्छा लगता है? मैथमेटिक्स ऐसा लगना चाहिए जैसे अगर कोई गेम खेलता है तो कितना मजा आता है। अगर गेम प्रिय है, जिसको मूवी देखना प्रिय है, जिसको सीरियल देखना प्रिय है, जिसको क्रिकेट खेलना प्रिय है, जिसको नॉवेल पढ़ना प्रिय है, उसको उतना ही प्रिय मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्या जबरदस्ती करके किसी को प्रिय बनाया जा सकता है? राइट अप्रोच, इसके बारे में मैंने चर्चा की। सही तरीका,
जैसे एवरेज परसेंटेज के इस पर मैंने बात की। एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जो सही टेक्निक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने का, उससे कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। एग्जैक्ट कोर्स का मतलब यह है कि जितना पढ़ना है हम वही पढ़ेंगे। कोर्स आजकल लिखा नहीं रहता, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही कोर्स तय करते हैं, उससे बाहर मुझे नहीं पढ़ना। जितना पढ़ना है उसे ही हम बार बार क्यों न पढ़ें, इससे हमारा कमांड होगा उस पर, ठीक है। लेकिन मैं ऑनलाइन टेस्ट पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट को लेकर के सभी परेशान हैं, बेवजह के ऑनलाइन टेस्ट के पीछे परेशान हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर ऑनलाइन टेस्ट में एग्जाम के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन वाहियात बेकार के प्रैक्टिस पेपर ये सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं। ओवरऑल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट, इसका टेस्ट, इससे कोई फायदा ही नहीं है। फायदा होता है यदि मैथ का अलग देते, रीजनिंग का अलग देते, इंग्लिश का अलग देते। और मैथ्स का भी देने से कितना फायदा होगा, बहुत कम। मैथ्स के चैप्टर का टेस्ट दीजिए, मैं रेकमेंड करता हूं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चैप्टर वाइज टेस्ट। आप एक साथ पूरे मैथ का भी टेस्ट दीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट कहां तक इंप्रूव होगा। लेकिन मान लीजिए एजेस के 150 क्वेश्चन आपने बना लिए, 150 क्वेश्चंस, और तब आप एजेस का टेस्ट दिए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा। जितना टेस्ट दीजिएगा उतना फायदा है, लेकिन चैप्टर का हर बार इंप्रूव करेगा। टेस्ट की एक सीमा है। टेस्ट किसको कहते हैं? हमने पढ़ लिया फिर टेस्ट दिया, कितना पढ़ा, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा ना, इंप्रूव करना पड़ेगा ना, तब तो देखेंगे कितना पढ़ा। फीवर हो गया, टेस्ट, फिर दोपहर थर्मामीटर, फिर शाम में भी थर्मामीटर। अरे दवाई खाइए ना, थर्मामीटर से कहीं फीवर जाता है? पढ़ने के बाद जांच करने के लिए 1 सप्ताह के बाद आप कोई टेस्ट दे दीजिए, फायदेमंद है। लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट पढ़ाई का हिस्सा है, उससे आप सीखते हैं, उसको मैं अलग रखता हूं। आप सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट खूब पढ़िए और सुबह से शाम तक 10 टेस्ट दीजिए, कमांड हो जाए। ऐसा टेस्ट चाहिए, पर ऐसा टेस्ट होता ही नहीं है। चैप्टर का टेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो बाजार में बिकता ही नहीं है। चैप्टर वाइज टेस्ट को मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन बिना कोई ऑनलाइन टेस्ट के भी स्टूडेंट पास कर सकते हैं, बेवजह का उसको खरीदने के लिए परेशान ना हो। मैं ये कहता हूं कि मैं जिस तरह से आपको हेल्प कर रहा हूं, मेरे वीडियो जिस तरह से अवेलेबल हैं, जिस तरह से मेगा एपिसोड्स बना करके चैप्टर वाइज मैं आपको दे रहा हूं, कहीं और जाने की, कोई ऑनलाइन कोर्स करने की, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड हो जाने के बाद मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ। PDF बनाना संभव हो गया है और पिछले 2-3 महीने से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से जारी है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो स्टूडेंट पास करते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और यही मेरा इंस्पिरेशन है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं लाइव आकर के भी आपको गाइड करूँगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका लाइव उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी आऊँगा। वीडियो का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, कब कौन सा वीडियो देना है, कॉम्पैक्ट होता है, टाइम कंज्यूम नहीं होता। ऑनलाइन जब करना होगा तो उस समय मैं इंटरेक्शन के ख्याल से करूँगा, आपसे बात करूँगा, आपके प्रॉब्लम्स देखूंगा। सप्ताह में 1 बार ऑनलाइन आपसे बात करूंगा कि पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा, मैंने जो कुछ भी दिया उसमें आपने कितना पढ़ा, और फिर जो आपकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक फिर वीडियोस में मैं उन चीज़ों को शामिल करूंगा। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, मैं आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट।